जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग बाय आनंद विश्वकर्मा पे। और आज हम 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर का नाम है और इसे ईंट, मनके तथा अस्थियां से भी प्रेजेंट करा गया है चैप्टर में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। यानी जो ये सभ्यता थी इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, पहले अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा नामक स्थल से। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया गया था, या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता को। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यानी इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास, सिंधु घाटी के पास था ये। चलिए आगे देखते हैं। इसका समय काल, यानी जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, इसका समय काल क्या से क्या रहा? इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया माना जाता है। यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसलिए माना जाता है। ये एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है, ये एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक C14 होती है जो रेडियो कार्बन तिथि होती है, जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या रखी गई है। तो देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि C14 के द्वारा डीपी अग्रवाल सैंपलिंग के आधार पर इसका समयकाल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया था। यानी जो डीपी अग्रवाल एक खोजकर्ता थे या उत्खननकर्ता थे, इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता का तिथि काल रखा कारण C14 के द्वारा, वो उन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना था। चलिए आगे देखते हैं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसा कैसे बनता था? कांसा टीन प्लस में तांबा मिला के कांसा बनाया जाता था। चलिए आगे हम देखते हैं। नोट में एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। नोट: हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु पुरावस्तु थी, जैसे मनके, बाट, मोहरे। इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु पुरावस्तु थी, जैसे कि मनके, बाट, मोहरे, पत्थर, मृद भांड। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, पुरावस्तु क्या होती? पुरावस्तु एक ही समूह, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं का पाया जाना, वो हम पुरावस्तु कहते हैं। जो किसी एक समय काल को निर्धारित करते हैं, जो एक ही सभ्यता में पाए जाते हैं, उसे हम पुरावस्तु कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। पहली बात तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुज आकार में फैली हुई थी। और ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी, ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली। उत्तर से दक्षिण में कितने वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी? 1400 किलोमीटर में। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व से पश्चिम में वो 1600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। चलिए देखते हैं। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती थी। जम्मू कश्मीर के मांडा अखनूर जिला से स्टार्ट होके जो चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है, वहाँ से स्टार्ट होके दक्षिण महाराष्ट्र में गोदावरी नदी दायमाबाद अहमदनगर जिले में तक फैला हुआ था। और पूर्व के पश्चिम की तरफ आलमगीरपुर एक जगह है जो कि मेरठ के पास में है। जो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर कहाँ तक फैली थी? पश्चिम में बलूचिस्तान के सुख्तो गैंडोर दासक नदी तक फैला हुआ था। ये हमने हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं तक हमने बातें कर ली हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजकर्ता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और उनके खोजकर्ताओं कौन कौन थे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें है हड़प्पा सभ्यता। पहला क्या है? हड़प्पा सभ्यता।
पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता, जो कि जिसकी खोज हमें 1920 और 21 दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज कब की गई थी, 1920 और 21 में। और वो कौन से खोज करता थे, वो कौन से खोज करता थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था माधव स्वरूप वत्स, ये खोज करता थे। और ये जो ये हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ स्थित थी, पंजाब के पाकिस्तान, पंजाब जो पहले पाकिस्तान, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था वो 1920 में, तो पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था उस समय। तो ये पंजाब के पाकिस्तान में मोंटगोमरी है, मोंटगोमरी को जिला होगा जो कि रावी नदी के पास में बाएं तट पे बसा हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा शहर कब खोजा गया। दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में राखालदास बैनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यानी दूसरा क्षेत्र क्या था, दूसरा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में राखालदास बैनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और ये सिंध एक क्षेत्र पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है और वो सिंधु नदी पर बसा हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं चनुदड़ो की खोज कब की गई थी। चनुदड़ो 1931 और 35 में एनजी मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके जो के द्वारा खोजी गई थी। यानी जो चनुदड़ो था उसका 1931 से 35 के बीच में खोजा गया था। और जो किन दो खोजकर्ताओं ने किया था, एक तो मजुमदार थे, एनजी मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके। और एक किस क्षेत्र में था, ये भी सिंध क्षेत्र में था, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के पास में बसा हुआ शहर था। चलिए आगे हम देखते हैं लोथल की खोज 1954 से 56 के बीच में SR राव, यानी जो SR राव एक खोज करता है जिन्होंने किसकी खोज करी थी, लोथल की 1954 में। और ये कहाँ बसा हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में बसा हुआ था। यानी गुजरात का एक शहर मान लो जो अहमदाबाद है। और एक किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, भोगवा और साबरमती नदी के बीच में बसा हुआ शहर था। चलिए आगे हम देखते हैं कालीबंगन। यानी कालीबंगन एक दूसरा शहर था कालीबंगन, जो कि 1953 और 55 के बीच में अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा खोजा गया था। और ये कहाँ पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं बनावली, जो कि 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट हिसार हरियाणा सरस्वती नदी। यानी जो ये बनावली क्षेत्र था वो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। और जो कि हरियाणा के हिसार जिला है जो जहाँ पे बसा हुआ था। और ये सरस्वती नदी के पास में बसा हुआ क्षेत्र था। चलिए आगे देखते हैं रोपण। 1955 में बीबी लाल एवं यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। यानी जो ये रोपण शहर है ना, एक इनके द्वारा खोजा गया था, बीबी लाल थापर के 1955 बीबी लाल एवं यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। पंजाब में है और ये पंजाब में सतलज तट पे और सतलज नदी के पास में है। अगला क्षेत्र क्या है, सुतको गैंडोर, जो कि 1927 में सर मार्क ओरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया था। और जो कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान में दासक नदी के पास में फैला हुआ है। हमने यहाँ पे देखा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता, यानी कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और खोजकर्ता थे। ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा ये शहर किसने खोजा और इसकी खोज कब की गई थी, तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की हम विशेषताओं की बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। पहली बात तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व में पहली नगरीय सभ्यता थी। और इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी जो ये सभ्यता थी ना, हम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में बसा हुआ शहर था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। हाँ, कि यानी जो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति थी, यानी भारतीय नगरीय क्रांति नहीं थी, पूरे विश्व की पहली नगरीय क्रांति थी, जिसकी पुष्टि महत्वपूर्ण नगरों से, जैसे मोहनजोदड़ो और कालीबंगन वगैरह से, यहाँ से इन शहरों से की जाती है। उत्खनन के द्वारा हमें ये पता चलती है। और ये जो संस्कृति ये इतनी विशिष्ट क्यों थी? ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से थी, यानी जो इनके बर्तन वगैरह थे, इनकी शैलियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा ही विशिष्ट थी। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के, ये अपना जीवन यापन करने के लिए निर्वाह करते थे। और वो किस प्रकार अपना निर्वाह करते थे, यानी जीवन यापन करने, खान पान कैसा, उनका रहन सहन क्या था, निर्वाह के तरीके उनके कैसे थे। पहली बात तो वो जंगलों से प्राप्त उत्पाद, यानी जंगलों से लकड़ी, कंदमूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते थे और उससे अपना जीवन यापन और चलाते थे। पहला जंगलों से प्राप्त उत्पादों से फल वगैरह प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन चलाते। दूसरा देखते हैं, फसलों से प्राप्त उत्पाद, गेहूं के दाने, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने, गुजरात से चावल कम पाए गए हैं। यानी देखते हैं, फसलों से प्राप्त उत्पाद, यानी वो फसल भी किया करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लिए वो फसल किया करते थे, जो कि वो फसलों में क्या क्या उगाते थे? गेहूं के दाने उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, सफ़ेद चना भी उगाते थे, और तिल, बाजरे के दाने। यानी जो बाजरे के दाने, वो कभी कभी पूछा जाता है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, किस किस हड़प्पा स्थल से हमें बाजरे के दाने प्राप्त हुए? तो गुजरात से हमें बाजरे के दाने प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि जो चावल थे ना, हड़प्पा सभ्यता में कम मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन कम पाए गए हैं। दूसरा, वो निर्वाह के तरीके क्या गए? पशुपालन व शिकार, यानी वो लोग क्या करते थे? पशुपालन, यानी पशुओं को पालते थे, और वो शिकार, हंटिंग भी करते थे, यानी शिकार के द्वारा भी अपना जीवन यापन करते थे। देखते हैं शिकार में क्या क्या करते थे वो। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली तथा पक्षियों, घोड़ों से ये अपरिचित थी। यानी वो क्या कहते हैं, भेड़ों को पालते होंगे, बकरियों को भी पालते होंगे, भैंसों को भी पालते होंगे, सुअर भी पालते होंगे, हिरण भी पालते, घड़ियाल को वो मारते होंगे, मछलियों को मार के खाते होंगे, पक्षियों को भी पालते होंगे। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, ये घोड़ों से अपरिचित, यानी घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमें। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये कृषि में क्या, इनकी कृषि प्रौद्योगिकी क्या, यानी कृषि में, फार्मिंग में किस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते थे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, अनाज के दानों से कृषि का पता चलता है। वास्तविक कृषि विधि के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो उन अनाज के दानों से हमें कृषि का पता चलता है कि वो कृषि करते थे, लेकिन हमारे पास ये वास्तविक जानकारी नहीं है कि वो कृषि में किस विधि का प्रयोग किया करते थे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। ऐसा इसलिए चोलिस्तान तथा बनावली, हरियाणा के कई स्थलों से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। यानी कि जो कृषि करते थे तो खेत जोतने के लिए वो बैलों का प्रयोग किया करते थे। ऐसा हमें इसलिए पता चलता है कि चोलिस्तान तथा बनावली के कई स्थानों पर हमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो वो जुताई भी करते थे। चलिए आगे देखते हैं, जुते हुए खेत, कालीबंगन, राजस्थान से साक्ष्य मिलते हैं। यानी हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन एक स्थल था जो कि राजस्थान में है, वहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, खेत समकोण पर काटते हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक स्थान पर दो अलग अलग खेती की जाती थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो 90 डिग्री पे खेतों को काट देते, यानी समकोण पर काटते हुए मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक स्थान पर ही दो अलग अलग खेतियां किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं, फसलों को काटने के लिए उपयोग औजार, लकड़ी के हत्थों में बिठाए हुए फलकों से धातु के औजार होते थे। यानी जो फसलों को काटने के लिए क्या करते थे, वो लकड़ी के औजार बनते, यानी लकड़ी के कुछ हत्थे होते थे, हत्थों में फलकों, यानी कि जो पत्थर के कुछ नुकीलेदार
नुकीलेदार को डालकर, धातु को डालकर उससे फसलों को शायद काटा करते थे वो। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ, यानी जो हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे हड़प्पा स्थल थे जो कि अर्धशुष्क, यानी जहाँ पे नमी मात्रा, यानी कि जहाँ पे नदी पास में होती थी, हरियाली रहती, वहाँ पे बसे हुए थे। जैसे पंजाब वगैरह के क्षेत्र में नमी रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अफगानिस्तान सोतगोई नामक स्थान पर नहरों के अवशेष मिला है। यानी अफगानिस्तान के सोतगोई एक स्थान है जहाँ पे हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे नहरों के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई के लिए कुओं का उपयोग किया, यानी वो जो फार्मिंग में जो फसल उगाते थे उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती होती है, वो कुओं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया करते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशय कृषि के लिए जल संचय हेतु किए जाते थे। यानी जो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, एक स्थान था, वहाँ पे ना जलाशय कृषि के लिए जलाशय संचित किए जाते हैं। यानी जो पानी बरसात होता था उसका पानी संचित किया जाता था, किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग बाय आनंद विश्वकर्मा पे। और पिछली वीडियो में हमने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और हमने कुछ टॉपिकों को समझने की कोशिश भी कर ली थी। और चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। जो मोहनजोदड़ो था ना, वो हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे विशेष केंद्र माना जाता था। किसके लिए? व्यापार के लिए। एक वो शहरी केंद्र था और एक नियोजित तरीके से उसका बनाया गया था। देख, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। जो मोहनजोदड़ो था वो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था, जो एक शहरी केंद्र के रूप में था। मोहनजोदड़ो दो प्रकार की वस्तुओं में विभाजित था। यानी जो मोहनजोदड़ो था वो दो टाउन्स में बटा हुआ था। नगर नियोजन पद्धति। नगर नियोजन का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पे नगर का निर्माण किया गया था वो एक नियोजित तरीके से किया गया था। और किस प्रकार से किया गया था इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सामान्यतः दो भागों में विभाजित था। यानी जो मोहनजोदड़ो था ना, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता था, उसमें जो नगरों को बनाया गया था वो दो भागों में उनको सामान्यतः बांटा गया था। एक था पश्चिमी और दूसरा था पूर्वी। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग था ना जो, वो दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग था वो अदुर्गीकृत था। और पश्चिमी भाग को सार्वजनिक स्थान दिया गया था और पूर्वी भाग को निजी स्थान दिया गया था। पश्चिमी भाग का प्रयोग मुख्यतः सार्वजनिक महत्व के लिए होता था। पूर्व भाग में व्यक्तिगत आवास के लिए या फिर निजी आवास के लिए किया गया था। समझिए, पूर्वी भाग जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, और ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, जैसे ये ऊंचाई पे बना हुआ है और ये नीचे स्तर पर बना हुआ है। और ये पूरी तरह बाउंड्री होती थी, जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की पूरी तरह से बाउंड्री होती थी। लेकिन जो पश्चिमी भाग था वो ऊपर बना हुआ था और ऊंचाई पे था और दुर्गीकृत था। और जो पश्चिमी भाग था वो नीचे बना हुआ था और निजी आवास के लिए था। और जो पश्चिमी भाग था ना, वो सार्वजनिक चीज़ों के लिए किया जाता था। नालों का निर्माण। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया, नालों का निर्माण किस प्रकार सुनियोजित तरीक़ों से उन्होंने किस प्रकार नालों को रचने या फिर उनको बनाने की कोशिश करी थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, जो शहरी केंद्र थे, उन्होंने ना एक विशिष्टता यानी कि विशेषता थी उनकी, क्या थी कि वो नियोजित जल निकास प्रणाली, जो कि जैसे नालियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि जो जल होता था ना वो किसी प्रकार से फैले ना, गली मोहल्ले या फिर कहीं पे फैले ना, उन्होंने नियोजित तरीके से उसका निर्माण किया था। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यानी ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि वो एक नियोजित तरीके से 90 डिग्री के कोण पे उन्होंने नालियों और सड़कों को बनाने की कोशिश की थी।
नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अभी मैंने आपको बताया कि वो 90 डिग्री, यानी जो नालियाँ थी और सड़कें थी ना, वो एक 90 डिग्री कोण पर काटती थी, अपने आप को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर आवासों का निर्माण किया गया था। सबसे अनूठा उनका स्तर क्या था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, यानी पहले नालियाँ बनाई गई, फिर गलियाँ बनाई गई, फिर उन्होंने आवास बनाने की कोशिश की थी और फिर उनका निर्माण किया था आवासों का, जिससे कि वो 90 डिग्री के कोण पे बने रहें, ताकि घरों का पानी गंदे गलियों की नालियों से मुख्य नालियों तक आसानी से पहुंच जाए। उन्होंने घर इस प्रकार, जैसे कि घर का जो गंदा पानी होता है वो गलियों की नालियों से, यानी जो गली की नाली होती थी, मुख्य नाली से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गृह स्थापत्य कला, भवन निर्माण शैली या भवन निर्माण कला, जो हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य कला या फिर भवन निर्माण की शैली उनकी किस प्रकार से, वो घरों को किस प्रकार बनाते थे, किस नियोजित तरीके से किस प्रकार से बनाते थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मकानों की आयोजना, मकान जो थे ना, आयोजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, बेडरूम आदि के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कमरे भी होते थे, अन्य कमरे भी होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य कला इस प्रकार थी कि मकान जो बनाए जाते हैं, मकानों की आयोजना होती थी, वो आंगन पे आधारित थी। अगर आप में से कोई गांव में जाता होगा तो वो इस प्रकार के घरों को देखता होगा कि वो घर आंगन पे आधारित थे और उसके इर्द गिर्द कमरे बनाए जाते थे, जैसे शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, बेडरूम आदि अतिरिक्त और अन्य कमरे बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर था ना, वो आवासीय भवनों का उदाहरण है। यानी जो मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी शहर था, पूर्वी शहर, वो आवासीय भवनों का उदाहरण है। मजबूती के लिए नींव निर्माण भी किए थे। जो वहाँ पे गृह स्थापत्य कला इस प्रकार से थी कि जब भी वो घर बनाते थे ना, पहले नींव को रखते थे। अभी भी हम जब घर बनाते हैं तो नींव पहले मजबूत, यानी जब नींव मजबूत होगी तभी तो मकान मजबूत रहेगा। सड़कों के किनारे मकान बने थे, यानी जो सड़क होती ना, उनके किनारे मकान बने हुए थे। मकानों में सुविधा, यानी जो मकान होते थे उनमें क्या किस किस प्रकार की क्या क्या सुविधाएं थी, जैसे हवा, पानी, सफाई, प्रकाश की पूरी व्यवस्था थी। यानी पहली बात तो वहाँ पे पानी सही तरीके से आए, हवा आए, यानी खिड़कियाँ वगैरह अच्छे प्रकार से निकालते थे वो, सफाई सही तरीके से कर पाएँ, प्रकाश यानी रोशनी, लाइट सही तरीके से आए उनके मकान में। मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। जो वो मकान होते थे ना, थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर लेवल पे बनाए जाते, जिससे कि कोई भी पानी या फिर किसी प्रकार का कुछ कचरा वचरा उनके घर में ना आए। मकानों के दरवाजे सड़कों की तरफ खुले रहते थे, यानी जो मकान होते हैं ना, उनके दरवाजे सड़कों की तरफ खुले खुले रहते थे, यानी खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली और खुले होते थे। यानी जो मकान होते थे ना, उनके जो मुख्य दरवाजे होते थे, एक तो दरवाज़ा होता है और एक मुख्य दरवाज़ा जिससे मेन गेट होता है, वो गली में खुलते थे, ना कि सड़क पर। जिसका कारण हलचल और शोर प्रदूषण से सुरक्षित रखना होगा। यानी जो मेन दरवाज़ा था ना, मुख्य दरवाज़ा था, उसको सड़क के अंदर, इस सड़क के दरवाज़ा इसलिए खोलते थे क्योंकि शोरगुल या फिर प्रदूषण वगैरह उनके यहाँ पे ना हो पाए। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई हुई थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था भी की थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क होते ना, सड़क के किनारे नालियाँ बनाई गई थी और पानी की निकासी के लिए गंदी नालियाँ बनाई गई जिसमें गंदा पानी जा सके, नालियाँ बनाई हुई थी। और जो नालियाँ थी ना, उनको ढकने का भी प्रयास किया, यानी उनको ढकने की भी व्यवस्था की गई थी। ढकने की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कचरा वगैरह ना जा पाए। और हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने उस नालियों को पलस्तर करने की भी कोशिश की थी, पलस्तर करने की भी कोशिश की थी। नोट में पढ़ेंगे हम एक पॉइंट।
नोट में मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 पाई गई। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुओं की संख्या पाई गई है, यानी मोहनजोदड़ो में 700 कुओं की संख्या पाई गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दुर्ग। जो ऊपरी शहर पश्चिमी शहर माना जाता है, जैसे कि हमने दुर्ग और अदुर्ग के बारे में पढ़ा था। तो जो दुर्ग शहर था ना, जो ऊंचाई पे बना हुआ था, वो सार्वजनिक चीज़ों के लिए, और वो पश्चिमी शहर माना जाता है या फिर ऊपरी शहर आप बोल सकते हो इसको। ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। इसकी पहले बाउंड्रिंग की जाती थी और फिर बाउंड्रिंग के अंदर मकान बनाए जाते थे। और एक विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए, यानी जो विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाएं होती उनके लिए ये किया जाता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से घिरा हुआ था। दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है कि जो चारों तरफ से बाउंड्री होती, और इसका एक एग्जाम्पल है विशाल स्नानागार में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से घिरा हुआ था। जो चारों ओर से एक गलियों से घिरा हुआ जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपर भाग में 2 सीढ़ियां बनाई हुई थी। ये भी एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। यानी अब हम सामाजिक भिन्नता, यानी समाज में जो भी भिन्नताएं थी कि वो अपना स्वधान कैसे करते थे, उनके मनोरंजन के क्या साधन थे, वो कौन सा खेल खेलते, इन चीज़ों को हम समझने हैं। समाज में क्या क्या उनके जो संस्कृतियाँ थी उनको समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पहला क्या था? स्वाधान। स्वाधान या फिर अंत्येष्टि क्रिया, ये मृत्यु कर्म, यानी जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था उसका मृत्यु कर्म कैसे करते थे वो लोग, उसको कैसे दफना देते। पहला टॉपिक सर जॉन मार्शल के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सर जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो 3 प्रकार से मृत्यु कर्म करते थे। पहला क्या था? पूर्ण समाधिकरण स्वाधान। पहला क्या था? पूर्ण समाधिकरण स्वाधान, यानी सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। पहला क्या था? पहला क्या है? पूर्ण समाधिकरण स्वाधान, जो सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। दूसरा क्या है? आंशिक स्वाधान, जो सबको पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद हुए अवशेषों को, बचे हुए अवशेषों को दफना देते। यानी आंशिक का मतलब छोटा, जो छोटा सा हिस्सा बचता था बॉडी को वो फेंक देते थे, सब को जो फेंक देते पशु पक्षियों के सामने या फिर कहीं पे दफना, ऐसी बाहर खुले में मैदान फेंक देते थे। और जब भी पशु पक्षियों से खा लेते थे उनके बाद जो भी हड्डी वगैरह जो भी कुछ बचता था उसको वो दफना देते, अवशेषों को दफनाते थे। तीसरा क्या है? कलेश सावधान, यानी क्लेश, दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा बर्तन में रखकर दफनाना। यानी कलश का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति दाह के पश्चात, यानी कोई व्यक्ति मर गया, उसके अवशेष को वो किसी मंजूषा बर्तन या कलश में उसको रखकर दफनाया जाता था। नोट में पढ़ेंगे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जैस्पर एक प्रकार के उपरत्न मिले हैं। ये भी आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई आपकी जानकारी है, पूछना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।